फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑब्जर्वेशन, उसके बाद है मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी, थर्ड इज वर्क सैम्पलिंग, फोर्थ है इंटरव्यूज़ और फिफ्थ है क्वेश्चनर्स। ऑब्जर्वेशन सिंपली एज द वर्ड सजेस्ट कि आप ऑब्जर्व करें वर्कर्स को कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन लिटरली मीन्स कि जो मैनेजर्स हैं, जो सुपरवाइजिंग मैनेजर्स होते हैं, वो अपने वर्कर्स का काम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उनको रिकमेंडेशंस या सजेशंस दे सकते हैं कि किस तरह से अपना काम वो इम्प्रूव कर सकते हैं, या वो नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में अपनी रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी हायर अथॉरिटी को। जैसे कि लेट्स से जी थर्बलेग जो था उसने किया था, और उसने भी जो किया था वो नेक्स्ट जो फेज़ है मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी, उसके लिहाज से उसने किया था। उसने मोशन स्टडी में पायनियरिंग वर्क किया था। यूजिंग कैमराज उसने रिकॉर्ड किया था ब्रिक लेयर्स को देखने के लिए कि वो कितनी मूवमेंट्स कर रहे हैं अपनी जॉब को परफॉर्म करने में, और जो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हैं वो उसने कहा कि जी निकाल दिए जाएँ तो ज़्यादा एफिशिएंटली और टाइम की जो है वो बचत हो सकती है। मोशन स्टडी अब जो है आजकल ज़्यादातर होती है इन टर्म्स ऑफ मशीनरी, क्योंकि ज़्यादातर जो असेंबली लाइंस हैं प्रोडक्शन एंड पे वो मैकेनाइज हो गई हैं, यानी कि वर्कर्स की जगह वहाँ पर अमूमन मशीनरी का इस्तेमाल होता है। तो मोशन स्टडीज़ जो हैं वो ज़्यादातर माइन्यूट लेवल पे, बहुत ही मिलीमीटर्स के लिहाज से या उससे भी ज़्यादा छोटे लेवल पर मशीनरी को स्टडी करने के लिए किया जाता है। लोगों को अगर बहुत छोटे लेवल पे आप एनालाइज करें उनका काम, उनके स्टेप्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर दें, तो उल्टा उसका नुकसान होता है क्योंकि डीमोटिवेट होता है शख्स। अगर अंडर ऑब्जर्वेशन हर वक्त रहा है कोई वर्कर, लेट्स असूम कि जी एक जो वर्क स्टेशन है एक शख्स का जहाँ पे वो काम कर रहा है, उसका जो बूथ है, उसका जो क्यूबिकल है जहाँ पे वो काम कर रहा है, तो वहाँ पर अगर कैमरा लगा दिया जाए, जो कि एक ज़माने में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ था इन द 90s वेस्ट में, देखने के लिए कि जी वो जो वर्कर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो एक कैमरा लगा हुआ था जो कि ऑब्जर्व करता था वर्कर्स को ऑफिस में। तो ऑब्वियसली जब आपको पता है कि हर वक्त आप अंडर ऑब्जर्वेशन है तो आप डीमोटिवेट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचता है बिलाखिर, क्योंकि वर्कर जब डीमोटिवेट हो उसका काम जो है वो अफेक्ट होता है। सो इट इज़ ह्यूमन नेचर कि आप अगर आप कॉन्स्टेंटली आपको माइक्रो मैनेज किया जा रहा हो तो आप अफेक्ट होते हैं नेगेटिवली, इसलिए उस हद तक जो है वो स्टडी नहीं किया जाता वर्कर्स को। टाइम स्टडी जो है वो ये कि जी एक ही काम को, एक ही एक्टिविटी या एक जॉब को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी किया जाए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे के लिहाज से। लेट्स से आप ऑब्जर्व करते हैं अगर कोई कैश काउंटर पे बैठा है वर्कर आपका रिटेल शॉप, उसको आप ऑन अ नंबर ऑफ डेज ऑब्जर्व करते हैं उसके काम को, या इन मोस्ट केसेस काम को ऑब्जर्व करते हैं रादर देन शख्स को ऑब्जर्व करें। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का कोर्स आता है जिसमें हम वेटिंग लाइन मॉडल्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, मीनिंग कि जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ वेटिंग लाइंस बनती हैं, जहाँ भी कोई काउंटर होगा, जैसे बैंक्स हैं या रिटेल शॉप्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, जहाँ पे वहाँ पर जहाँ पे भी कोई कतार बनेगी, लाइन बनेगी, तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ मॉडल, देखने के लिए कि कितने सर्वर्स या कितने वर्कर्स हमें चाहिए होंगे ताकि हम एट एनी गिवन टाइम जो स्टोर के अंदर ट्रैफिक है, जितने कस्टमर्स हैं, उसको हम प्रॉपरली मैनेज कर सकें, और हर वर्कर जो है वो उसका वर्कलोड भी इतना ज़्यादा ना हो कि वो ओवरवर्क हो जाए, और जो कस्टमर है वो उसको इंतज़ार इतना ज़्यादा ना करना पड़े कि वो छोड़ के चला जाए आपका आउटलेट। तो इसको टाइम स्टडी कहा जाता है कि जी मंडे को ज़्यादा रश है 12 बजे फॉर एग्जांपल, तो उस वक्त हमें ज़्यादा वर्कर्स चाहिए, तो उसके पूरे कॉम्प्लेक्स किस्म के मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं, और उसके लिहाज से आपको पता होता है कि जी हर दिन के लिहाज से, हर घंटे के लिहाज से कितने वर्कर्स आपके ऑन द फ्लोर होने चाहिए। तो ये चीज़ें सारी टाइम स्टडी के साथ मिली इंफॉर्मेशन जो मिली है वो क्या अप्लाई होती है ऑर्गेनाइजेशंस में। वर्क सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट है विच इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस पॉइंट मोशन स्टडी और टाइम स्टडी, कि टाइम स्टडी में टाइम बहुत ज़्यादा आपने स्टडी करना है और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप हर घंटे के लिहाज से स्टडी नहीं कर सकते या हर दिन के लिहाज से स्टडी नहीं करते, तो आप एक सैम्पल ले लेते हैं। लेट्स से जी अगर आपने 7 दिन ऑब्जर्व करना है एक वर्कर को, या 7 दिन एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है फॉर 2 मंथ्स, तो आप उसमें से 2 मंथ्स के लिहाज से आप देखते हैं कि जी 8 हफ्ते आपके पास हैं, तो आउट ऑफ 8 वीक्स आप 3 वीक्स रैंडमली पिक करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसकी बेस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपने एक सैम्पल ले लिया। सेम विद द आइडिया ऑफ मोशन स्टडी कि आप हर वर्कर को स्टडी ना करें, आप उसको हर वक्त स्टडी ना करें, कुछ टाइम डिफाइन कर लें या फिर कुछ वर्कर्स को ले लें एज पार्ट ऑफ योर स्टडी, तो उसको हम वर्क सैम्पलिंग का नाम देते हैं। जब बहुत ज़्यादा लोग हों और बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हों और बहुत देर तक आपने ऑब्जर्वेशन करनी हो वर्कर की, तो फिर हम वर्क सैम्पलिंग करते हैं। कुछ लोगों को फॉर सम टाइम ऑब्जर्व किया जाता है। फिर है जी इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ डायरेक्टली आप उन लोगों से इंटरव्यू करते हैं जो कि काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनकी सजेशंस रिकमेंडेशंस ली जाती हैं।
इन सम केसेस आप एनोनमसली भी लोगों की रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्लेंट बॉक्सेस होते हैं या रिकमेंडेशन बॉक्सेस होते हैं, जहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो शिकायत या अपनी तजावीज़ जो हैं वो दे सकते हैं विदाउट मेंशनिंग देयर नेम। क्वेश्चनियर भी सिमिलर आइडिया है। इसमें भी आप उनसे कह सकते हैं वर्कर से कि जो आपने सर्वे फिल करना है, क्वेश्चनियर फिल करना है, उसमें अपना नाम बेशक मेंशन ना करें। तो आप लोगों से फीडबैक डायरेक्टली ले सकते हैं। तो आपको, और ख़ास तौर पे जब उनको अपना नाम मेंशन ना करना पड़े, तो ज़्यादा ईमानदारी से ऑनेस्टली वो आपको सजेशंस और अपनी ओपिनियंस और कंप्लेंट्स जो है वो दर्ज कर सकते हैं विद दी हायर अथॉरिटी। तो ये हैं जो जॉब एनालिसिस मेथड्स। उसके बाद है रिक्रूटमेंट। प्लानिंग फेज़ के बाद जो हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, इन द प्लानिंग फेज़ हम देख रहे होते हैं कि हमें कितने लोगों को हायर करना है और कितने उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड सो ऑन। फिर हम रिक्रूटमेंट की तरफ आते हैं कि जी रिक्रूट कैसे करना है। दो किस्म की सोर्सेज होती हैं रिक्रूटमेंट की। कुछ होती हैं जी इंटरनल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट, और कुछ होती हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो पहले है रिप्लेसमेंट चार्ट इंटरनल सोर्सेज में, और फिर है जॉब पोस्टिंग एंड जॉब बिडिंग। सो रिप्लेसमेंट चार्ट्स क्या हैं जी? रिप्लेसमेंट चार्ट्स मींस कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप चाह रहे हैं कि प्रमोशंस हों, तो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो आपने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, देयर आर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स एंड सो ऑन। ख़ास तौर पे लाइन स्ट्रक्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन में रिप्लेसमेंट चार्ट्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उसके नाम से जैसे ज़ाहिर हो रहा है कि आपने रिप्लेस करना है ऐसे वर्कर को जो कि ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया है या रिटायर हो गया है या खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो गई है फॉर एग्जांपल। तो अब वो उसकी जो पोजीशन है वो वेकेंट है, उसको फिल आपने करना है किसी ऐसे शख्स से जो कि उसके अंडर काम कर रहा था। जैसे हमने लाइन स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि सीईओ जो है वो टॉप पर है, उसके अंडर जो है वो 3 कुछ सीनियर आपके मैनेजर्स काम कर रहे हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं। एक डायरेक्टर सेल्स है, एक डायरेक्टर फाइनेंस है, एक डायरेक्टर एचआर है। अब सीईओ जो है वो छोड़ के चला गया है या रिटायर हो गया है, तो उसकी जगह 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो हम देखते हैं कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन उनमें से कौन सी है। तो पहले से हम उनकी रेटिंग्स हमने दी होती हैं कि जी किसी के एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी की क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, पर्सनैलिटी के लिहाज से उनके मार्क्स दिए गए होते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और जो छोड़ के जा रहा होता है सीईओ, वो भी अपनी राय जो है वो दे के जा सकता है कि जी मेरे बाद इस शख्स को हायर किया जाए या प्रमोट किया जाए, या इन यानी कि उसका सक्सेसर जो होता है वो अपना पहले से उसकी ट्रेनिंग भी कई दफ़ा करके जा रहा होता है, मेंटरिंग करके जा रहा होता है। तो रिप्लेसमेंट चार्ट्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, और चूंकि जो भी बंदा विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप प्रमोट कर रहे होंगे उसकी पोजीशन भी खाली हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने पोजीशन को छोड़ के जा रहा है टू अ हायर पोजीशन। तो उसके अंडर जो लोग काम कर रहे होंगे उनको भी, उनमें से भी कोई आप चूज़ करेंगे शख्स जो कि उस एक शख्स को रिप्लेस करेगा। तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पूरी एक चेन चल पड़ती है प्रमोशंस की। और लोअर लेवल्स पे जाके आपको कोई हो सकता है ऐसा शख्स मिले जो कि उसकी पोजीशन पर आप किसी और को विद इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रख सकते, क्योंकि कोई हो सकता है क्वालिफाइड ना हो इतना फॉर दैट पोजीशन। तो फिर आपको फिर एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। रिप्लेसमेंट चार्ट्स बनाने का मकसद क्या है कि जी आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशंस को तरजीह दें। इससे होता क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप होता है, एम्प्लॉय लॉयल्टी बढ़ती है, क्योंकि हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी देर तक हों। 15-20 साल के बाद जाके वो बंदा जो है टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचेगा। और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आप हायर अगर कर रहे हैं लोगों को, तो वो बिगिनर लेवल्स और एंट्री लेवल पे आप हायर कर रहे होते हैं। तो अब जापानीज़ कंपनीज खास तौर पे इस चीज़ को काफ़ी फॉलो करती हैं। एम्प्लॉय लॉयल्टी बहुत वहाँ मैटर करती है, क्योंकि उनके टॉप मैनेजर्स हमेशा वही लोग होते हैं, सीईओज एंड सो ऑन, जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने 20-25 साल गुजारे होते हैं, फिर जाके वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं। वेयर एज इन वेस्टर्न कंपनीज अगर आप देखें तो सीईओज जो होते हैं वो अमूमन कि अक्सर और बेशतर जो है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ही हायर किए जाते हैं, और वो कुछ अरसे के लिए रहते हैं और वो खुद ही कई दफ़ा छोड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और फिर जल्दी उनको रिप्लेस करना पड़ता है। सो इधर कल्चरल डिफरेंस जो कि वेस्ट और ईस्ट में है रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट चार्ट्स। फिर है जी जॉब पोस्टिंग एंड जॉब बिडिंग। विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई पोजीशन खुली है तो आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही बिल बोर्ड्स नोटिस बोर्ड्स और मास ईमेल के ज़रिए जो है वो आप उस पोजीशन के बारे में आप अपने एम्प्लॉयज़ को आगाह कर सकते हैं, और वो उन्हीं में से आप फिर कोई शख्स हायर करेंगे, क्योंकि वो अपनी सीवीज़ जो हैं वो फॉरवर्ड कर देंगे टू दी एचआर मैनेजर। तो उसको जॉब पोस्टिंग और या जॉब बिडिंग कहा जाता है। फिर है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मींस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जॉब एडवर्टाइजिंग सबसे कॉमन है, इश्तिहारात आप जो हैं वो अखबारात में दें, या फिर ऑनलाइन भी आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं या ऑनलाइन एड्स दे सकते हैं।
एम्प्लॉय रेफरल्स मींस आपके अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किसी अपने जानने वाले को रेफ़र करते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि बिल आखिर जो शख्स आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो बाहर से आ रहा है, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल सोर्स में मेंशन करते हैं. एम्प्लॉय रेफरल्स अक्सर बड़ा कॉमनली यूज्ड मेथड है, क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉय रेफ़र कर रहा होगा वो ऐसे बंदे को सजेस्ट करेगा जो कि बाद में उसके लिए एक एम्बैरसमेंट ना बने कि जी वो ना अहल था उस जॉब के लिए. और इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, अगर वो किसी अच्छे बंदे का रेफरेंस देते हैं तो एम्प्लॉय को एडवांटेज मिलता है. वो वैसी बात है, जिस बंदे का रेफरेंस देगा वो केयरफुली देगा. जो ऑर्गेनाइजेशन उसको भी फ़ायदा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बंदा जो है वो रेफ़र कर रहा है जो जिसको वो ट्रस्ट करते हैं या ऑलरेडी वो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई है. और जो बंदा जैसी बात है आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो विद थ्रू रेफरेंस आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉय रेफरल्स. और वो जो एक्सपेंडिचर होता है और टाइम का जो एक्सपेंस होता है उनके, जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं जॉब एडवर्टाइजिंग के लिहाज से तो बड़ा टाइम लगाना पड़ता है. इंटरव्यूज़ जब लेते हैं एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स जब लेते हैं तो अपने नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटीज़ उनको छोड़ के उनको इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं, तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है. वेयर एज एम्प्लॉय रेफरल्स में ये सारी चीज़ें आप काफ़ी बाईपास कर जाते हैं और टाइम बचता है और पैसा भी बचता है. फिर है जी वॉक इन्स एंड अनसोलिसिटेड एप्लीकेशंस. वॉक इन और अनसोलिसिटेड मीन्स कि जी अगर तो आपने इश्तिहार दिया था और उस इश्तिहार के रिस्पांस में आपके पास कोई बंदा इंटरव्यू के लिए आया तो दैट इज़ सोलिसिटेड एप्लीकेशन. आपने सोलिसिट की थी, आपने इनवाइट किया था लोगों को कि आप एप्लीकेशन अपनी या सीवी जो है वो जमा कराएं. वेयर इज़ वॉक इन मीन्स कि उस दिन कोई और शख्स भी आ जाता है जिसके आपने इसको कॉल नहीं की थी, लेकिन आपकी ओपन डोर पॉलिसी है ड्यू टू एनी नंबर ऑफ रीजंस के जो शख्स आपने बुलाए भी थे वो अगर उनमें से कोई भी आप हायर नहीं कर रहे हैं, तो कोई अगर वॉक इन आ जाता है बंदा उसको भी आप इंटरव्यू जो है वो हो सकता है कंसिडर कर लें. फिर है जी कैंपस रिक्रूटिंग और जॉब फेयर्स. कैंपस रिक्रूटमेंट मींस कि जी आप कैंपसेस पे जाकर जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ उनके जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको आप पहले से इंटर्नशिप्स पे रख लें, दैट इज़ कैंपस रिक्रूटिंग. और जॉब फेयर्स मींस कि जी ऑन कैंपस भी हो सकते हैं या ऑफ कैंपस भी हो सकते हैं जॉब फेयर्स. ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सारी जाती हैं वहाँ पर और लोग अपने सीवीज़ लेकर आते हैं और ऑन द स्पॉट जो है वो एक छोटा सा इंटरव्यू होता है और बिल आखिर उनमें से कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके वो हेड ऑफिस बुला के उनका फर्दर इंटरव्यू कर सकते हैं. सो दीज आर डिफरेंट सोर्सेज. इसमें एक और मेंशन नहीं है विच इज़ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट. दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके, सो नेक्स्ट इज डिक्रूटमेंट. ऑपोजिट ऑफ रिक्रूटमेंट. जब आप लोगों को निकालते हैं जॉब से या जॉब्स कम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डाउन साइजिंग कर रहे होते हैं, उनमें क्या क्या ऑप्शंस होती हैं जी? फायरिंग, ले ऑफ, एट्रिजन, ट्रांसफ़र, रिड्यूस्ड वर्क वीक, अर्ली रिटायरमेंट और जॉब शेयरिंग. फायरिंग ऑब्वियस सी बात है कि जी किसी को टर्मिनेट करना उसकी मर्ज़ी के मतलब खिलाफ, अगर वो खुद छोड़ के जा रहा है तो दैट इज़ ऑफ कोर्स नॉट टर्मिनेशन, वो तो रेजिग्नेशन है. फायरिंग मीन्स सिंपली परमानेंट टर्मिनेशन. उसके बाद ले ऑफ है कि जी कुछ देर के लिए एक शख्स को जॉब से निकालना नहीं कहेंगे. ले ऑफ सिंपली मीन्स कि जी जैसे कि आजकल पेंडेमिक की वजह से काफ़ी लोगों को फेस करना पड़ा है कि कुछ अरसे के लिए जॉब वो लोग नहीं कर रहे होते. दे आर नॉट फायर्ड, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कब उनको दोबारा से बुलाया जाएगा. और अक्सर जो होता है ले ऑफ जो होता है वो अनपेड ले ऑफ होता है. पेड ले ऑफ जो है वो कुछ सिचुएशंस में बहुत रेयरली होता है, सही है, लेकिन ज़्यादा कॉमनली है कि जी अनपेड ले ऑफ. और जब सिचुएशन बेहतर हो जाएगी फाइनेंशियल ओवरऑल इकोनॉमी की या ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन लोगों को फिर वापस बुला लिया जाएगा. इन सम केसेस बुला लिया जाता है, इन सम केसेस नहीं बुलाया जाता. तो ये इन सम रिसर्च वर्क देखा गया कि ले ऑफ जो है वो बल्कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है एम्प्लॉय के लिए एज अपोज टू फायरिंग. अगर वो फायर कर दिया है तो उसके लिए वो धचका तो होता है, लेकिन कुछ अरसे के लिए होता है. और ले ऑफ जो है वो कई माह जो है वो उस कश्मकश में होता है कि जी बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे वापस. एट्रिजन नेक्स्ट है जी. एट्रिजन मीन्स कि कोई बंदा जॉब छोड़ गया, आप उसकी जगह किसी को हायर ना करें, वो बल्कि जो जॉब पोजीशन है उसको ख़त्म ही कर दें. दैट इज़ कॉल्ड एट्रिजन. ट्रांसफ़र मीन्स के एक शख्स को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, अगर उसकी ज़रूरत है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में जो पढ़ा था उसमें हम कॉमनली ट्रांसफ़र्स देखते हैं कि एक बंदे को एक प्रोजेक्ट से उठा के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल देना अगर उसकी ज़रूरत वहाँ पर है. दैट इज़ ट्रांसफ़र. उसको डिमोट भी कर सकते हैं. डिमोशन इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफ़र जिसमें आप उसको एक पोजीशन कम जो है वो कर दें, उसके बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स कम कर दें एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, अगर वो कोई डिसिप्लिनरी इश्यूज़ थे उसके. फिर है जी रिड्यूस्ड वर्क वीक. लोगों का वर्कलोड कम कर दें और साथ साथ में उनकी पे भी कम कर दें. इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कि जी कम घंटे काम कर रहे हैं, इसमें वर्कर
की भी जो है वो हो सकता है, मतलब उसकी विलिंगनेस होती है, ऐसी बात है कि अगर वो कम काम करना चाह रहा है एट अ रिड्यूस्ड पे। जॉब शेयरिंग भी हो सकती है कि दो वर्कर्स एक ही जॉब कर रहे हैं, उनको आप की पे स्प्लिट कर दें, हाफ कर दें, या परफॉर्मिंग द जॉब ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, कि आप पार्ट टाइम पर लोगों को हायर कर लें, एड हॉक बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अर्ली रिटायरमेंट्स जैसे गोल्डन हैंडशेक्स होते हैं जी, लोगों को जल्दी आप रिटायरमेंट की तरफ लेके जाएं। जो आपके सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, इसकी अमूमन जो मेन वजह होती है वो ये होती है कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जा रही है वर्चुअल स्ट्रक्चर्स की तरफ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की तरफ, और मैकेनाइज हो रही है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में होता है या ओवरऑल बिजनेस सेक्टर में हुआ था पाकिस्तान में 90s में और ग्लोबली भी, कि इंटरनेट की तरफ की वजह से और ईमेल्स की वजह से और ओवरऑल जो एक रेवोल्यूशन आई थी कंप्यूटर्स की वजह से, उसमें वर्कर्स को या तो आप ट्रेन करें अपने पुराने वर्कर्स को कि जो चीज़ें वो पहले मैनुअली कर रहे थे अब वो डिजिटली करें। लेकिन उसमें उन्होंने देखा, जो मेन चीज़ मसला नज़र आया कि जो शख्स लिटरेट नहीं है, कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, फेमिलियर नहीं है, या टेक सेवी नहीं है, उसको कंप्यूटर्स लैपटॉप्स वगैरह जो हैं वो इतने कॉमनली या यूज़ नहीं कर पाता। और आजकल भी इवन नाउ हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो दे डोंट फील कंफर्टेबल यूजिंग सेल फोन्स या स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर्स, या इवन सिंपल थिंग्स लाइक एम एस ऑफिस जो है वो इस्तेमाल करने से घबराते हैं। तो उनको आप उनकी जगह ऐसे लोगों को हायर करें जो कि उन चीज़ों से फेमिलियर हैं। तो वो अमूमन यंगर जनरेशन ही होती है जो कि ज़्यादा टेक सेवी होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप एज में बढ़ते जाते हैं, आप सीखना जो है वो कम चाहते हैं, या एक ज़िद्दीपन आ जाता है कि आप जो जिस तर्ज से काम करते आए हैं आप उसी तर्ज से काम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। कि अगर पहले लेट्स से जी पे स्ट्रक्चर जो है या जो अटेंडेंस का तरीका था वो मैनुअली होता था, अगर आप बायोमेट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस नज़र आएगी आपको वर्कर्स में, ख़ासतौर पे जो सीनियर वर्कर्स होंगे वो उस चेंज को हमेशा रेजिस्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि जैसे पहले काम चल रहा था वैसे ही चलता रहे। तो उससे बचने के लिए, इसको बाईपास करने के लिए अक्सर जो है वो अर्ली रिटायरमेंट्स की तरफ वर्कर्स को लेके जाया जाता है। उनको एक पैकेज बना के दिया जाता है सो दैट दे कैन लीव द ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर, और उनकी जगह आप यंगर एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं जो ऑलरेडी उन चीज़ों से या तो वाकिफ़ हैं उन चेंजेस, उन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से, या उनकी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और वो ज़्यादा मायल होंगे सीखने के लिए नई चीज़ें। दैट इज़ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद है जॉब शेयरिंग। जॉब शेयरिंग एज डिस्कस प्रीवियसली कि जी एक ही जॉब को आप स्प्लिट कर दें टू टू पीपल, और वो उनकी जिम्मेदारियाँ भी कम हो जाएंगी और उनका वर्कलोड भी कम होगा, लेकिन उनकी पे भी आप कम कर सकते हैं। सो दीज आर टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑप्शंस। उसके बाद है जी नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट का मकसद है शॉर्ट लिस्टिंग करना, ताकि आपके पास वो लोग सामने आ जाएं जो कि आपको पता है कि इनमें से हमने हायर करना है। जो फाइनल सिलेक्शन होती है दैट इज़ फ्रॉम दैट स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, और वो उसमें भी फर्दर हो सकता है इंटरव्यूज़ और फॉर्मल टेस्टिंग हो। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हो सकती हैं, रिटन टेस्ट हो सकते हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। उसके बाद है जी परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट, इंटरव्यूज़, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। लोगों की, हमारे वैसे तो कॉमन नहीं होता, लेकिन लोग बाहर के मुल्कों में चूँकि काफ़ी ज़्यादा डिजिटल फुटप्रिंट होता है लोगों का, ऑनलाइन काफ़ी बैकग्राउंड्स होते हैं, किसी का अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो ईजिली मिल जाता है ऑनलाइन सर्च करने से। फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि कुछ जॉब्स के अंदर फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड होती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं जॉब्स के अंदर। ड्रग टेस्टिंग भी होती है कुछ जॉब्स के अंदर, जैसे खासतौर पर जैसे स्पोर्ट्स होंगे, स्पोर्ट्स में स्टेरॉयड यूज़ अगर है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स हैं तो उनको पकड़ने के लिए। और जैसे उसमें होता है एयरलाइन इंडस्ट्री में होता है जी, पायलट्स को दे हैव रैंडम ड्रग टेस्टिंग। सो सिलेक्शन प्रोसेस में ये चीज़ें जो हैं वो शामिल हो सकती हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब आपने एक शख्स को हायर कर लिया, अब आपने उसको इन 3 प्रोसेसेस में से गुजारना है। उसकी ओरिएंटेशन होगी, ट्रेनिंग और उसकी डेवलपमेंट। ओरिएंटेशन सिंपली मीन्स कि जब वो हायर किया जाता है तो उसको एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है टू दी ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसको एक टूर दिया जाएगा मोस्ट लाइकली ऑफिस का या फैक्ट्री का। उसको एक जो लेआउट है ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग का, ताकि उसको पता हो कि कौन सा शख्स कहाँ पे बैठा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स हैं वो उसको दिए जाएंगे, ईमेल एड्रेसेस, इस तरह की चीज़ें जो है वो उसको ओरिएंटेशन में बताई जाएंगी। फिर ट्रेनिंग इटसेल्फ जो शुरू होती है तो उसमें आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जॉब रोटेशन, मेंटरिंग एंड कोचिंग, एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइजेज, वर्क बुक्स एंड मैनुअल्स, क्लासरूम लेक्चर्स, ई लर्निंग, और फिर बिलाकर करियर डेवलपमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म जब आप देखते हैं मोर देन 1 ईयर के लिहाज से किसी की करियर को आप डेवलप कर रहे होते हैं, दैट इज़ करियर डेवलपमेंट। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोई ना कोई जो है ऑन द जॉब ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी सीख सकता है किसी और को देख कर, या उसको हम जॉब रोटेशन में लगा दें, जो कि इंटर्नशिप्स में भी ऐसे होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो बैठेगा
टू लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। मेंटरिंग एंड कोचिंग, उसको किसी सीनियर एम्प्लॉय के साथ लिंक कर दें जो कि उसको सिखाए अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ना सिर्फ जो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है जो कि किसी भी हैंडबुक में मेंशन नहीं होता कि जी किस एम्प्लॉय के साथ आपने कैसे बात करनी है, कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो उसके आपस में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। अब विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स बहुत सारे मिलेंगे, फ्रेंडशिप्स होती हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती हैं। वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो एक सीनियर एम्प्लॉय उसको गाइड कर सकता है, रादर देन कोई हैंडबुक में मेंशन ये चीज़ें अक्सर नहीं होंगी। फिर है जी एक्सपेरिमेंशियल एक्सरसाइजेज। एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइजेज खासतौर पे उन जॉब्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं जहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जैसे पैरामेडिक्स की जॉब होगी या मेडिकल एज अ होल जो सेक्टर है, डेंटिस्ट जैसे हैं, तो उसमें उनको प्रैक्टिस जब आप कराती हैं, हाउस जॉब्स एज अ होल इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइज। फिर वर्क बुक्स और मैनुअल्स देना उनको, गाइड बुक्स, कोई भी मशीनरी ऑपरेट करने के लिए हमेशा मैनुअल होगा, उसकी बुकलेट होगी साथ। क्लासरूम लेक्चर्स भी होते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स में उनके ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, खासतौर पे एचआर से रिलेटेड जो होती हैं, एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन के लिहाज से, ग्रुप डायनामिक्स, टीम वर्क के लिहाज से, ऑनलाइन लर्निंग, और फिर बिल आखिर करियर डेवलपमेंट कि आप उनको लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं कि जी एम्प्लॉय जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड रहे, एम्प्लॉय लॉयल्टी बढ़े, वो अपना फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखे। तो आप उसको दिखाएं कि जी अगर आप हमारे साथ 2 साल रहते हैं तो आपकी कहाँ तक प्रमोशन होगी, 5 साल तक रहते हैं कितनी तरक्की होगी, लैटरल प्रमोशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। लैटरल प्रमोशन मीन्स कि जी अगर विद इन डिपार्टमेंट आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती तो आप किसी और ब्रांच या किसी और डिपार्टमेंट शिफ्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो करियर पाथ पूरा आप उसको बना के दिखाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड करियर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज़ जी एवेल्यूएशन, इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स। मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स दिए जाते हैं बेस्ड ऑन एवेल्यूएशन, और एवेल्यूएशन जो है वो फेयर होनी चाहिए, मेरिट की बेस पे होनी चाहिए। इंसेंटिव्स होते हैं फाइनेंशियल और बेनिफिट्स होते हैं नॉन कैश बेस्ड, जैसे अवार्ड्स भी जो हैं, अगर आप किसी को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर टाइप अवार्ड दे रहे हैं तो वो बेनिफिट कहलाएगा। इंटरनल प्रमोशन को प्रमोट किया जाए ताकि एम्प्लॉय लॉयल्टी बढ़े। इनफॉर्मल रिकग्निशन भी होनी चाहिए। एक तो हो गया जी फॉर्मल रिकग्निशन कि आपको कोई अवार्ड या सर्टिफिकेट मिला है, प्रमोशन मिली है, पे इंक्रीज हुई है, फॉर्मल रिकग्निशन में आता है। लेकिन आपका बॉस जो है वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करे, शाबाशी दे, इंकरेज करे दूसरों के सामने वर्बली, तो ये जो चीज़ होती है इनफॉर्मल रिकग्निशन में आती है। इससे ऐसी बात है मोटिवेशन और बढ़ती है। बेनिफिट्स में नॉन कैश पेस, जिसमें बात की इंश्योरेंस आ गई, कार, कंपनी व्हीकल, कंपनी फ़ोन, इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं। और जैसे कैफेटेरिया जो है वो या जो मील्स हैं वो फ्री हैं कैंप आपके ऑफिस में, दैट वुड बी पार्ट ऑफ बेनिफिट। तो ये डिफरेंट हैं जी एवेल्यूएशन, इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स, एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इसकी अपनी एक पेज समरी जो है वो जमा करानी है एज पार्ट ऑफ योर अटेंडेंस।